एवरीवन, आप लोगों के फर्स्ट यूनिट का पहले हमने टॉपिक देखा था इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो भी अपन ने देखी थी। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने, उसकी डेफिनेशन अपन ने देखी थी। उसके बाद में उसकी स्कोप कौन से थे, उसके ब्रांचेस कौन सी थी, वो सारा का सारा इकोलॉजी अपन ने देखा था। अब इकोलॉजी के बाद में होता है इकोसिस्टम, क्योंकि हम इकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम की ही स्टडी करते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है, अब ये इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इकोसिस्टम के कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परितंत्र। क्या बोलते हैं, परितंत्र, या फिर इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, पारिस्थितिकी तंत्र। इसको पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अभी इकोसिस्टम जो होता है और इकोसिस्टम शब्द जो दिया था, ये पहले बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन इकोसिस्टम जो नाम दिया था वो सबसे पहले दिया था टेंसले ने, A.G. टेंसले ने। किसने दिया था, A.G. टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम नाम दिया था और इसी को ही सर्वमान्य रखा गया कि इस वातावरण के अंदर जितने भी जीवित घटक और अजीवित घटक जो है उनके बीच की जो अंतःक्रियाएं जो होती है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, दिस इज नोन एज द इकोसिस्टम एंड दिस वन वाज गिवन बाय A.G. टेंसले। ओके, ये A.G. टेंसले के द्वारा दिया गया था। अब अगर हम A.G. टेंसले ने जब इसको दिया तो इसमें अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, इसमें अगर डेफिनेशन की बात करते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, तो इकोसिस्टम की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। हिंदी में अगर हम इसको लिखते हैं तो जैविक व अजैविक घटकों के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं, किसमें शामिल होती है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर या परितंत्र के अंदर आती है। तो ये तो होगी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज अ इकोसिस्टम। कि वातावरण के अंदर जितने भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनके बीच में आपस में जो अंतःक्रियाएं जो होती है, अंतःक्रिया मतलब जो एक दूसरे से के साथ मिलकर के अपनी लाइफ जो स्पेंड करते हैं वो अंतःक्रियाएं कहलाती है। तो उसके अंदर दोनों ही घटकों का होना बहुत ही जरूरी होता है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स का होना जरूरी होता है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। तो अब अगर आप इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं तो इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। किस अंदर डिवाइड किया गया है, दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं, कंपोनेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, घटक। क्या बोलेंगे, घटक। अगर पारितंत्र के घटकों की अगर हम बात करते हैं तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक को हिंदी में बोलेंगे जैविक और अबायोटिक को हिंदी में बोलेंगे अजैविक।
बायोटिक और अबायोटिक। अब अगर हम बायोटिक का मीन अगर देखते हैं तो बायो का मीन होता है, बायो के मीन की अगर बात करते हैं तो बायो का मीन होता है लिविंग। क्या मीन होता है? लिविंग। और अगर वही अगर अबायो हो जाता है, अ मीन होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। एंड बायो मीन्स लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। और ए मीन्स एब्सेंट, दैट मीन्स जो लिविंग नहीं है। इसको अपन सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? नॉन लिविंग। क्या बोल सकते हैं? नॉन लिविंग। तो बायोटिक ऐसे कंपोनेंट होंगे जो लिविंग कंपोनेंट होंगे और अबायोटिक ऐसे कंपोनेंट होंगे जो कि नॉन लिविंग होंगे, दैट मीन्स जो कि लाइफ स्पेंड नहीं करते हैं या लाइफ के बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं वो नहीं करते हैं। तो वो कौन से कंपोनेंट में आते हैं? अबायोटिक के अंदर। और जो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, इसके अलावा अर्थ के ऊपर अपने रेसेस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो सारे के सारे किसमें आते हैं? लिविंग के अंदर आते हैं। क्लियर? अब लिविंग के अंदर कौन कौन से आते हैं मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर हम सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं और लिविंग कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी आती है प्रोड्यूसर। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है? प्रोड्यूसर। सेकेंड कैटेगरी आती है कंज्यूमर और थर्ड कैटेगरी आती है डीकंपोजर। थर्ड कैटेगरी कौन सी आएगी? डीकंपोजर की। प्रोड्यूसर को हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलेंगे? उत्पादक। कंज्यूमर को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता। और डीकंपोजर को हिंदी में बोलते हैं अपघटक। क्या बोला जाता है? अपघटक कहते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। ये तीनों की तीनों कैटेगरी किसकी है? बायोटिक कंपोनेंट की। अब अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर के अंदर ऐसे कंपोनेंट आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो अपना फूड खुद बनाने वाले तो ना आज के ऊपर आप सबको पता ही है कि कौन से होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जितने भी सारे प्रोड्यूसर के अंदर क्या आएंगे? जितने भी सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स में भी पैरासिटिक प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट और पैरासिटिक प्लांट को छोड़ करके, इंसेक्टिवोरस प्लांट को छोड़ करके बाकी के जो प्लांट्स होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और जो जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, वो सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं किसमें आते हैं? प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। तो प्रोड्यूसर का अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या आते हैं? प्लांट्स। कौन आता है? प्लांट्स जो होते हैं वो किसमें आएंगे? प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अगर अपन सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं तो सेकेंड कैटेगरी में क्या होता है कि जो कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर मतलब जो है ना फूड बनाया गया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, उसको जो कंज्यूम करते हैं, उसको जो खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता का मतलब जो उपभोग करते हैं, जो उसको यूज में लेते हैं। तो प्लांट्स के द्वारा बनाया गया जो फूड होता है, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किनके द्वारा यूज में आते हैं? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को भी यहाँ पर 3 टाइप के अंदर बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया कंज्यूमर को? यहाँ पर 3, जिसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर आता है। कौन कौन सा आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो कि प्लांट्स को डायरेक्ट ही यूज में लेते हैं। जस्ट लाइक कि जितने भी सारे हर्बीवोरस जो होते हैं वो हर्बीवोरस किस में
कार्निवोरस होता है, मांसाहारी जीव जिनको बोलते हैं, तो मांसाहारी जीव जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट को एज ए फूड के रूप में यूज में नहीं लेते हैं, बल्कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं इन प्राइमरी कंज्यूमर को एज ए फूड के रूप में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आता है। और थर्ड जो होता है वो होता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर जिसके अंदर ओमनिवोरस एनिमल आता है, और ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को एज ए फूड के रूप में भी डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं, और इसके अलावा वो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको भी यूज में लेते हैं एज ए फूड के रूप में, जिसको अपन हिंदी में ओमनिवोरस को सर्वाहारी बोलते हैं। वो सर्वाहारी जीव क्या करते हैं, पादपों को और जीवों को दोनों ही अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। क्लियर? तो ये तीनों जो होते हैं कैटेगरी वो किस में आती है, कंज्यूमर के अंदर। अब शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के उदाहरण तो मैंने बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट में थर्ड कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो थर्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं, अपघटक, डीकम्पोजर। और ये हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट घटक होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये क्या करता है कि जो जीव होते हैं या पादप वगैरह जो होते हैं जो मर जाते हैं, तो उनको है ना नष्ट करने का काम, उनको इस इकोसिस्टम से क्लीन करने का काम जो होता है वो किसका होता है, इन अपघटक का होता है। अपघटक के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो शामिल किए गए। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया। कौन सा एग्जाम्पल होता है, बैक्टीरिया। ये डीकम्पोजर क्या करते हैं कि अगर जैसे कोई पादप की, अगर पादप की पत्तियां जब नीचे गिर जाती है तो धीरे धीरे बाद में सड़ने लगती हैं। अपन देखते हैं सब्जियों के छिलके वगैरह जो होते हैं, नट्स वगैरह जो होते हैं फ्रूट के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। वो किसकी वजह से सड़ते हैं, इन डीकम्पोजर की वजह से। ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, जितने भी बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको इस अर्थ से क्लीन करने का काम करते हैं, इकोसिस्टम से क्लीन करने का काम करते हैं, ताकि अपनी जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, वो क्लीन रहती है, एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लीन रहता है। तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डीकम्पोजर। क्लियर? तो ये तो हो गए तीनों के तीनों क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। लेकिन ये बायोटिक कंपोनेंट बिना अबायोटिक कंपोनेंट के हेल्प के अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लांट है तो प्लांट को क्या चाहिए, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या, उसको वाटर चाहिएगा, सबसे पहले तो उसको खड़ा रहने के लिए सॉइल चाहिएगी ताकि जहाँ पर वो अपनी जड़ें जमा सके। इसके बाद में उसको अगर जीवित रहना है प्लांट को तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो अपना फूड बना पाएगा। तो ये क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब अगर अपन बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट की, अबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो अबायोटिक कंपोनेंट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट होती है इनऑर्गेनिक। कौन सी कैटेगरी होती है, फर्स्ट होती है इनऑर्गेनिक, सेकेंड कैटेगरी होती है ऑर्गेनिक, और थर्ड कैटेगरी होती है फिजिकल। कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक को इंग्लिश सॉरी हिंदी में बोलेंगे अकार्बनिक, ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक, और फिजिकल को हिंदी में बोलेंगे ऑर्गेनिक। अबायोटिक कंपोनेंट को भी अपन ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज फिजिकल। इनऑर्गेनिक इज नोन एज अकार्बनिक, ऑर्गेनिक मीनिंग्स कार्बनिक एंड फिजिकल मीनिंग भौतिक। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी जितनी भी सारी गैसेस वगैरह जो होती है जो कि ज़रूरी होती है इसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, वो सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट में
किसमें आएंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये जितने भी सारी गैसेस वगैरह जो होती है, इसके अलावा जितने सारी एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इनको लाइफ स्पेंड करने के लिए, इनको सर्वाइव करने के लिए, तो वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर शामिल होती है। अगर अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट की, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के अंदर आएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, हमारे क्या जितने भी सारे जीव जंतु जो होते हैं, चाहे वो पादप हो या चाहे वो जंतु हो, सबके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और वो किसमें आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट के ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक, इसके अलावा अब ऑर्गेनिक के अंदर दो चीज़ें और इंक्लूड की गई हैं। एक आता है हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है, हमारे इनहेरिटेंस यूनिट होती है। इसी डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं और वो जीन क्या करते हैं, ट्रेड्स को अपने पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ट्रेड्स मीन्स लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो जो डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए और इसके अलावा प्लांट के अंदर जो फूड में बनाने में हेल्प करता है, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, डीएनए और क्लोरोफिल, ये दोनों भी किसमें आते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आता है। ये भी मैं आगे देती हूँ, डीएनए और क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। इसके बाद में थर्ड कैटेगरी आती है फिजिकल फैक्टर। थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, फिजिकल फैक्टर के अंदर टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, लाइट आती है, ह्यूमिडिटी आती है, प्रेशर आता है, इसके अलावा सॉइल आती है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। मतलब भौतिक कारक के अंदर कौन सा आते हैं, तापमान आ गया, लाइट मीन्स प्रकाश आ गया, प्रेशर दाब जो होता है, वातावरण का दाब कितना है, इस परितंत्र का दाब कितना होता है वो आ गया। यहाँ पर जल जो पाया जाता है वो फिजिकल फैक्टर के अंदर आता है। इसके अलावा जो सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी किस प्रकार की होती है, मिट्टी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कितनी लेयर्स होती है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, फिजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर आता है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो किसमें आते हैं, एयर जो होती है वो सारे के सारे किसमें आते हैं, फिजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। वैसे एयर में से बहुत सारी गैसेज जो होती है वो तो इनऑर्गेनिक के अंदर आती है, जैसे कार्बन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, वो सारे के सारे तो इसके इनऑर्गेनिक के अंदर आती है। लेकिन सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये तो हो गए इकोसिस्टम के कंपोनेंट। हमारा इकोसिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक से मिलकर के बना होता है। बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर आता है। कंज्यूमर को अपने फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो ये इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक में गैसेज होती है वो आती हैं, ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, ये सारे के सारे आते हैं। इसके अलावा डीएनए, क्लोरोफिल वगैरह जो होते हैं वो किसमें आते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। थर्ड वन इज फिजिकल। फिजिकल के अंदर जितने भी फिजिकल फैक्टर होते हैं, लाइट, वाटर, सॉइल, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह, वो सारे
सारे फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर की अपन को क्या करनी है, डिस्क्रिप्टिव में ब्रीफ के अंदर अपन को सब पढ़ना है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस फ्लो चार्ट को आप लोग कॉपी कर लेना और इसकी जो नोट्स है वो PDF में मिल जाएंगे।